बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो सुबह की तमाम जो बड़ी खबरें, सबसे पहले आपको ग्रेटर नोएडा की खबर दे देते हैं, उनसे अपडेट करते हैं। जहां ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में कुछ ढाबों में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद बताई जा रही हैं। आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। धू धू करती जलता ये ढाबों की तस्वीरें दूर से देखी जा सकती हैं। कई किलोमीटर दूर तक इन धुएं को, गुब्बार को साफ तौर पर लोग महसूस कर पा रहे हैं और आग का दहकता हुआ यह रूप आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। विशेष जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तमाम जो इस वक्त वहां पर ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखिए। तो साफ तौर पर ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ढाबों में फिलहाल अब तक नहीं पता लगा कि क्या वजह है। तो दरअसल ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में कुछ ढाबों में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और यह आग का अब तक कारण नहीं पता लग पाया, लेकिन मौके पर दमकल विभाग की 8 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसके मुताबिक तस्वीरें सब कुछ कहती हैं। ये आग का गुबार जो है धुएं का, वो दूर से देखा जा सकता है। कई किलोमीटर दूर से इस आग के गुबार को देखा जा सकता है। तो वहीं आग की लपटें जो हैं आसमान को छू रही हैं। एक एक करके आसपास कई ढाबे थे, एक के बाद एक ढाबे में यह आग लगातार फैलती चली गई और इन के जरिए आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। 8 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। तो इनके साथ दमकल विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि आग पर काबू पाया जा सके। इसी के चलते हमारे साथ मेरी सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमन, आग लगने का कारण क्या और कितने ढाबों में यह आग लगी है? ये पूरा मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है और आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय ये एक मार्केट में आग लगी है जिसमें 6 दुकानें चपेट में आई हैं और शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि एक ढाबे में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरी आग फैल गई। गैस सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो 6 दुकानें इसकी चपेट में आई है। 10 गाड़ियां फायर ब्रिगेड के मौके पर है। अभी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग इतनी भयानक है कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल उस समय मच गया था जिस समय आग पूरी तरीके से फैली। हालांकि अभी की अगर बात करें तो आग को पूरी तरीके से काबू में पा लिया गया है और कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो मार्केट की जो 6 दुकानें थी उसकी चपेट में जरूर आई है और उनका जो सामान था वो जलकर खाक हो चुका है। क्या किसी के हताहत होने की भी जानकारी निकल रही है और अब तक इस आग के जरिए कितने का सामान जलकर खाक हो गया है? बिल्कुल, देखिए लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है क्योंकि 6 दुकानों का सामान था। 6 दुकानें और चपेट में आई थी और जो आग इतनी भयानक थी कि 10 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर है। आग बुझाने की पूरी कोशिश है, जनहानि नहीं हुई है ऐसा को साहब का कहना है और अभी आग जो है वो बुझाई जा रही है, लेकिन जो दुकानें थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। लाखों का जो सामान था वो भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। सुमन, अब तक क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है या अभी आग लगी हुई नजर आ रही है और अभी भी दमकल विभाग लगातार मशक्कत कर रहा है? बिल्कुल, देखिए आग जो विकराल रूप था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर है। आग बुझाई जा रही है, जनहानि नहीं हुई है और जो ज्यादा आग थी उसको अब कम किया जा रहा है क्योंकि लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर आई हुई है और सीएफओ साहब का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने बोला है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि जो सामान था वो जलकर जरूर खाक हुआ है, जो लाखों का सामान दुकानों में था। अंकित, तो साफ तौर पर सुमन ये बड़ी जानकारी दे रही हैं। आग को लेकर के लगातार जो लपटें हैं वो दूर से देखी जा सकती हैं और दमकल विभाग लगातार युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहा है कि आग पर काबू पाया जा सके। सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रहिए।
हरियाणा की नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है और सीएम सैनी ने इसको लेकर बहुमत का दावा भी पेश किया है। सीएम ने जो राज्यपाल को पत्र सौंपा है उसमें 48 विधायकों का समर्थन दे दिया है। विधायकों का समर्थन राज्यपाल को सौंप दिया है, जिसमें 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त ये कहती सरकार नजर आ रही है। फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया गया है और आज विधानसभा में विशेष सत्र भी होगा, जहां ये फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। 11 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब फ्लोर टेस्ट किया जाएगा और इस फ्लोर टेस्ट में 48 विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी की इस नई सरकार में उनके साथ हैं या नहीं, ये देखना होगा। वैसे तो अंदर खानों से जो खबर निकल कर आ रही है, सैनी सरकार पूरी तरीके से हरियाणा में सत्ता शासन चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कल की, जब नायब सिंह सैनी, जो कि बहुत खास माने जाते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, वो मंच पर जाते हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से उनको पहले प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बेहद खास है और अब सरकार सत्ता उनके पास है। हरियाणा के खेवनहार अब नायब सिंह सैनी हो चुके हैं, कल ही शपथ ले लिया है। शपथ के बाद आज फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट को लेकर तैयारी पूरी जोरों पर है। 48 का साथ 40 से 41 इनके खुद के पास, यानी बीजेपी के खुद के पास 41 पहले से ही सांसद विधायक मौजूद हैं। इसके अलावा निर्दलियों का सपोर्ट और 5 विधायक जेजेपी के भी इस इवेंट में वहां बैठे हुए नजर आए, यानी शपथ ग्रहण समारोह में वहां पर शिरकत करते नजर आए। दिल्ली में जेजेपी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में वो नहीं पहुंचे, लेकिन वहां जरूर पहुंचे हुए नजर आए। तो राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप चुके हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की इस नए उलटफेर के साथ बीजेपी लोकसभा से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव, जो कि इसी वर्ष होने वाला है, साल के आखिर में नवंबर दिसंबर के आसपास होना है, वहां कैसे एंटी इनकम्बेंसी को जो कहा जा रहा था मनोहर लाल को लेकर हो रही थी, उनको कम कर पाएगी। साथ ही गैर जाट समुदाय से आते हैं तो 21% का जो फायदा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। लंबे समय से जो मांगे थी वो अब पूरी हो सकती हैं एक और समुदाय के जरिए, क्योंकि पंजाबी नेता के रूप में जाना जाता है मनोहर लाल जी को, और अब उनके बाद नायब सिंह सैनी ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी का पूरा वर्चस्व साधने की कोशिश। नायब सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। प्रदेश के 21% ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। साथ ही सीएम मनोहर लाल के भरोसेमंद भी हैं, और तभी तस्वीरें देख लीजिए कैसे पैर छू भी रहे हैं। 28 साल संगठन में काम का अनुभव है, यानी एक लंबा अरसा भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय, और ख़ासतौर पर मनोहर लाल के भी विश्वसनीय हैं। 2014 में अंबाला की नारायणगढ़ सीट से एमएलए और 2016 में राज्य मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी के सांसद और जाट समुदाय से आने वाले ओपी धनखड़ की जगह 2023 में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी बने। रमेश मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आज सत्ता संघर्ष जो कल देखने को मिला, उस कहानी का पटक्षेप लिखा जाना है। आज फ्लोर टेस्ट होना है, शक्ति प्रदर्शन जिसको कहा जाता है। क्या लगता है कितने बजे शक्ति प्रदर्शन होगा, और क्या सरकार सत्ता में पूरी तरीके से स्थापित होने के लिए मजबूती के साथ खड़ी है? रमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मेरा सवाल रमेश आपसे यह है कि आगे का जो कहानी आज लिखी जानी है, यानी आज फ्लोर टेस्ट होना है और ये साबित करना है कि 48 हमारे पास विधायक हैं, तो इसको लेकर क्या सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, बिल्कुल 48 विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने दिया है और आज 11 बजे उनका फ्लोर टेस्ट है। 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और 11 बजे विधानसभा सत्र में जो 41 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो मौजूद होंगे और जो 6 अन्य निर्दलीय जो विधायक हैं वो मौजूद होंगे, और एक जो विधायक है हलोपा पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी और के उस गोपाल कांडा जो पूर्व में गृह मंत्री रहे वो मौजूद होंगे। तो इस प्रकार जो है उन्होंने 48 का दिया है। इसके अलावा माना जा रहा है कि 2-3 विधायक जो है कम से कम
भाजपा के तो जरूर होंगे, जननायक जनता पार्टी के जरूर होंगे। वैसे माना जा रहा था कि कल तक ही 5 विधायक आ सकते हैं। अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने विधायक वहां पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज दुष्यंत चौटाला ने अपनी आगे की रणनीति के बारे में भी ऐलान करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुमत अभी तक तो उनके आंकड़ों में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से बहुमत साबित कर लेगी। वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको कुछ घेरने की कोशिश करेगी विधानसभा में। ये सारी कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी और आज फ्लोर टेस्ट में साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षित है। जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके लिए आगामी 3 महीने तक कोई खतरा नहीं। जो 4 विधायकों ने भी शपथ ली और साथ ही एक एमएलए जो कि निर्दलीय है उसने भी शपथ ली है। इसमें एक निर्दलीय विधायक है उसने भी शपथ ली है। तो यानी 5 लोगों ने शपथ ली है। लेकिन इन सब के बीच नजर जो इस पर थी, कल भी सवाल और आज भी वही सवाल बरकरार कि ऐसा क्या रहा, क्या वजह रही कि मनोहर लाल को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है, या यूं कह लें कि लोकसभा के लिए कहा जा रहा है कि आगे रखा जाएगा। मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी? देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है वो इस्तीफा दे करके हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कल उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। हो सकता है संगठन में भी जा सकते हैं, लेकिन प्रयास ज्यादा है कि उनको लोकसभा करनाल से लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पंजाबी सीट है, तो इसलिए उनके लिए जीतना भी आसान है। और क्योंकि वो उनका गढ़ भी रहा है, वो वहां से एमएलए भी रहे हैं, तो इन सारे समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो है इफ और बट नहीं करना चाहती। इसीलिए उन्होंने सोच लिया है कि वो मनोहर लाल को चुनाव लड़ाएंगे। एक आधिकारिक तौर से जो घोषणा होनी है वो बाकी है, औपचारिकताएं होना बाकी है। वैसे उन्होंने कल बता दिया कि उनके लिए लोकसभा के रास्ते खुले हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे संगठन में काम करने के तैयार है। जबकि आज जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें कहीं ना कहीं जो नायब सैनिक है और वहां पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद होंगे। तो इन सारी चीजों को देख के कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षित है। मनोहर लाल के आगे का विजन है और जो पीछे नरेंद्र मोदी जी ने उनकी तारीफ की थी वो यही दर्शाता है कि उनको सेंटर में ले जाने की तैयारी है। एक जो सवाल मुझे जहन में आता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर किसानों का प्रोटेस्ट हुआ जो पंजाब और हरियाणा के सबसे ज़्यादा इसमें शामिल रहे। तो क्या ये भी वजह है कि बीजेपी ने चेहरा चेंज कर दिया कि जो एंटी इनकम्बेंसी या यूँ कह लें विरोध किसानों का झेलना पड़ सकता था या पड़ रहा था मनोहर लाल को, वो नायब सिंह सैनी को नहीं पड़ेगा, तो नेता चेंज कर दिया और अब ये छवि जाएगी कि देखिए आपकी मांग पर हमने मुख्यमंत्री तक बदल दिया? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या है कि 9.5 साल के कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल होती है, क्योंकि किसी भी इलाके में अगर 10 साल कोई शासन कर ले तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन नायब सिंह सैनी को रिप्लेस करने के पीछे एंटी इनकम्बेंसी हट पाएगी नहीं हट पाएगी, देखिए ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की जो वोट है वो हासिल करने के लिए दांव खेला है। अब ये दांव कितना यथार्थ में लागू होता है, कितना इसका रिजल्ट आ पाता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए रमेश। तो साफ तौर पर नजर बनाए रहेगा और हम भी इस खबर पर नजर लगातार बनाए रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा, ये विशेष सत्र, और वहां जैसे सदन की कार्यवाही शुरू होगी हम उस कार्यवाही को भी दिखाएंगे। अगली खबर की तरफ लिए चलते, जो भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बूथ पर बीजेपी का फोकस साफ तौर पर नजर आता है और आज से 10 दिन तक बीजेपी का बूथ विजय अभियान के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 10 दिन 2 घंटे बूथ पर बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता समय बिताएंगे। साथ ही 64,523 बूथ पर 41 लाख कार्यकर्ता माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। यानी जो बूथों की संख्या है वो 64,523 बूथ पूरे प्रदेश में, और ऐसे में 41 लाख कार्यकर्ता इसमें बीजेपी के पक्ष में यानी फेवर में माहौल बनाते नजर आएंगे। तो मोदी की गारंटी और 10 साल के कामकाज का ब्यौरा भी इस मौके पर रखा जाएगा और इन सब के जरिए साधने की कोशिश 16 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स जो कि पहली बार वोट करने जाएंगे, उनको बीजेपी अपने पक्ष में कैसे लेकर आगे की रणनीति पर काम करे, इसको लेकर के आज ये खास तौर पर बूथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। 10 दिन तक ये बीजेपी का बूथ विजय अभियान चलेगा और इस बूथ विजय अभियान में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता 2-2 घंटे बूथ पर भी बिताते नजर आएंगे। पार्टी के सभी 7 मोर्चे इस अभियान में शामिल होने वाले, यानी इन सभी की तैनाती इस मोर्चे में होगी।
16 लाख नए वोटर्स इसमें शामिल होंगे। 64,000 से ज़्यादा जो बूथ बनाए गए हैं, वहाँ पर 14 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इसमें नजर आएंगे। 16 लाख नए वोटर प्रदेश में हैं। उन पर नए वोटर्स अगर हम बात करें, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स इनको कहा जाता है, वो प्रदेश में है। मेरे साथ ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कितनी सीटों पर आज इसका प्रभाव पड़ेगा और बूथ अभियान यानी जो मजबूत करने की कोशिश है इसको चलाया जा रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां वैसे तो काफी पहले से शुरू कर दी थी। हालांकि बूथ विजय अभियान जो है आज से शुरू होगा और 10 दिन तक चलेगा, लेकिन बूथों को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पहले से ही तैयारी कर दी थी। पहले पन्ना प्रभारी हुआ करता था, फिर अर्ध पन्ना प्रभारी बनाया गया, जिसका नतीजा भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। और आज से फिर एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, बूथ विजय अभियान इसको नाम दिया गया है, जिसमें लगभग 10 दिन तक जो है हर बूथ पर 2 घंटे बीजेपी के दिग्गज बताएंगे। जिस तरह से बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की, तो वो आज गोविंदपुरा में जो है इस अभियान का जो है शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो हर बूथ पर जाके जो है 2 घंटे बिताएंगे और पीएम मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के बारे में जनता को बताते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 64,353 जो बूथ है पूरे, उनको किसी की हाल में अपने पक्ष में करने के लिए कवायद बीजेपी के द्वारा की जा रही है, जिसमें तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम बड़े दिग्गज इस पूरे जो है अभियान में शामिल होंगे और जनता के बीच जाएंगे। चाहे वो किसानों की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, या फिर 16 लाख जो नए वोटर्स इस बार जो जुड़े हैं नए निर्वाचन आयोग में और वोटर पहली बार जो वोट डालने वाले हैं, उनसे भी संपर्क करेंगे, उनके भी बताएंगे तो शिक्षा की दिशा में क्या सरकार ने प्रयास किए हैं और रोजगार की दिशा में किस तरह से स्वरोजगार के अवसर जो है केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर खोले। इसके अलावा किसानों को जिस तरह से समर्थन मूल्य बढ़कर पिछली कैबिनेट में ही जो है पास हुआ है, तो किसानों को बताया जाएगा, महिलाओं को बताया जाएगा कि 1250 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है वो लोगों तक लेके जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम दिग्गज, और लोगों से बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे। अब 2 घंटे किसी बूथ पे बिताएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस बूथ के काफी सारे लोगों से मिलेंगे। बड़े जो नेता जाएंगे उनके साथ लोगों को सेल्फी खिंचवाने का भी शौक होगा, कुछ लोग नेताओं से मिलने भी आएंगे, तो तमाम जो जनता है उससे भी संवाद करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। लगभग 40 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो बीजेपी के जिधर तमाम अनुशासनिक जो संगठन है, चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, तमाम जितने भी मोर्चे हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जी नीरज, 29 लोकसभा सीटें प्रदेश में हैं और ऐसे में इन सीटों को लेकर बीजेपी ने पिछली बार 28 सीटें जीती भी थी, तो ऐसे में एक सीट पर ज्यादा फोकस कर ले तो भी चल जाता, लेकिन इतने बड़े स्तर पर बूथ लेवल को और फैलाने की कोशिश आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? क्या उसको डर लग रहा है या फिर ये उसको लग रहा है कि प्रदेश में लोकसभा सीटें इस बार कम हो सकती? देखिए, बिल्कुल अगर डर वाली बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, राम मंदिर और राष्ट्रवाद, धारा 370, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के दिलो दिमाग पर हावी हैं। तो डर वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होती है। जिस तरह से देखा गया विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया, उसके तत्काल बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा चले गए, वहाँ लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी और उसके बाद से तमाम बैठकों का दौर भी शुरू हो गया और लोकसभा की तैयारियों में जुट गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो लक्ष्य है, एक सीट भी कांग्रेस की जो है वो उसके हाथों से छुड़ाना है। तो हालांकि छिंदवाड़ा एक सीट ऐसी है जो कहीं ना कहीं कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और वहां से कांग्रेस ने फिर से नकुलनाथ पर विश्वास जताया है। तो अब इस सीट को किस तरह से हासिल किया जाए, पूरे 29 की 29 लोकसभा सीटें किस तरह से जीती जाए, और सबसे बड़ी बात 370 जो लक्ष्य रखा गया है हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का, तो ये भी कहीं ना कहीं 370 वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो जो कश्मीर में जो धारा 317 रही उससे प्रेरित होकर रखा गया है। तो तमाम सारी कवायदे है कि बीजेपी करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी का सीधा लक्ष्य जो है वोट शेयर बढ़ाना। नीरज, जो एक वहाँ खासतौर पर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो इस बार किन मुद्दों को बीजेपी भुनाती हुई नजर आएगी? जब लोकसभा में उतरेगी तो किन वायदे और किन मुद्दों के साथ उतरती हुई नजर आ सकती है?
तो देखिए, फिलहाल तो सबसे बड़ा मुद्दा यदि आज के परिवेश में बात की जाए तो राम मंदिर का है। जिस तरह से राम मंदिर का में जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का मुद्दा है, जो है जनता के बीच लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जाएंगे। इसके अलावा कश्मीर से धारा 370 हटाना है, जो कि कहीं ना कहीं काफी मुश्किल हो गया था और चुनौती भरा हो गया था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको हटाया। इसके बाद सीए कानून लागू किया गया, जो कई समय से अटका हुआ पड़ा था, जिस पर विपक्ष काफी सवाल खड़े कर रहा था। तो ऐसा एक मुद्दा नहीं, तमाम सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, तो तमाम सारे मुद्दे हैं जो लेकर जो है सरकार जो है बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। तो साफ तौर पर नीरज बड़ी जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से इन सीटों पर समीकरणों को समेटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर नजर आती है और लोकसभा में जाना है, इसलिए भी ये बहुत अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। खबर भोपाल से है, जहां जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। राजा भोज एयरपोर्ट को कस्टम एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है और केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी कर दिया है। अभी आम यात्राओं के लिए अधिकृत नहीं भले किया गया हो इसको, लेकिन शुरुआती दौर में कस्टम सेवाएं भी शुरू होंगी। ये गजट निकाल दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह ऐलान कि अब इस एयरपोर्ट से भरेंगी उड़ान। तो साफ तौर पर शुरुआती दौर में कस्टम सेवाएं भी इसमें शुरू होंगी। फिलहाल यात्री उड़ानों के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लगातार। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सौंप दी है। आपको बता दें कि बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने पहले 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन एसबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराकर यह कहा था कि आप जल्द से जल्द हमें जानकारी दें। जिसके बाद अब यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे दी है। ये स्पोक पर्सन ईसीआई को आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, in compliance of Honorable Supreme Court direction to the SBI contained in its order dated Feb 15 and March 11, 2024 in the matter of WPC number 880 of 2017, data on electoral bond has been supplied by State Bank of India to Election Commission of India। यानी ये कहता हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन यानी आदेश का पालन करते हुए एसबीआई ने डेटा जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे, देखते रहिए मुझे TV27 न्यूज़ पर।